एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज है आपका फिजिक्स का जो पीवाईक्यूज हम लोग करे थे उसका पार्ट 2, यानी कि जो हमने पीवाईक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट सेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड सेशन ऑफ दैट सेम पार्ट। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स की आपने पूरी तैयारी कर ली है और आपको सब कुछ आता है, तो एक बार अपने आप को चेक कर सकते हो आप इन पीवाईक्यूज के थ्रू। और जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बेनिफिशियल ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथ साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2019 से 24 तक के रहने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, इट सेज अ स्टूडेंट मेजर्स सर्टेन लेंथ यूजिंग अ मीटर स्केल हैविंग लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 mm, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोर प्रिसाइज। अब देखो, प्रिसीजन का डायरेक्टली रिलेशन होता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद, सिंपल सी बात है, बस डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो नंबर उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा, या फिर ऐसा बोलना ठीक होगा कि वो नंबर उतना ज्यादा एररलेस होगा, ठीक है। तो जब भी आप दो नंबर्स को देखो, लेट्स से 0.2 एंड 0.293, इन दोनों में ज्यादा प्रिसाइज नंबर कौन होगा? ये रीजन क्या है? डेसिमल जो है वो ज्यादा, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 29 होता तब भी ये कम प्रिसाइज है और ये ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू वो होती है जिसमें पॉइंट के पास ज्यादा फिगर्स होती हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि 0.295 इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा है, प्लस पॉइंट के बाद यानी डेसिमल जो वैल्यूज है वो सबसे ज्यादा इसमें है, ठीक है। सिंपल था बहुत ज्यादा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बॉडीज जिसका मास m है, दोनों को प्लेस किया गया है r डिस्टेंस अपार्ट। ओके, यानी कि दोनों का मास सेम है, ठीक है। m दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है, फाइन। इन अनदर सिस्टम टू बॉडीज ऑफ टू मास मतलब 2m ईच आर प्लेस r/2 डिस्टेंस, यानी कि दूसरा सिस्टम है और दोनों में उसमें क्या है कि मासेस की वैल्यू कुछ और है, यानी कि इधर 2m है और इधर 2m, यानी दोनों मास अभी भी सेम है, लेकिन इनका बीच का डिस्टेंस जो है वो कुछ अलग है। वो कितना है? r/2। सो नाउ आपको ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका मतलब F इस वाले के लिए बाय F' इस वाले के लिए, यानी F और F' का रेशियो आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे? F अपॉन F' अगर करते हैं, F की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज फोर्स? इट इज Gm1 m2 बाय r स्क्वायर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो, ठीक है, फोर्स की फर्स्ट वाले की वैल्यू Gm स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ओके, दूसरे वाले के लिए क्या होगा? G 2m था उसमें, यानी कि 2m का होल स्क्वायर, ठीक है, इन डिवाइड बाय r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा जो डिवाइड में था ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा? ये g और g कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये मिल जाएगा m स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, और ये जो 2m था इसका भी स्क्वायर, 2 2 जा 4m स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया होगा? ये m से m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर आपका क्या बचा? 4 स्क्वायर नहीं, यहाँ पर सिर्फ 4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, यानी कि ये 4। तो 4 और 4 16, यानी कि 1/16, यानी F और F' की रेशियो क्या आ रही है? 1:16। तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है ये ऑप्शन 16F, 16 टाइम्स जो है वो जो है उसका डिफरेंस आएगा उसमें। तो ए ऑप्शन सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आपको पता है एनर्जी क्या होता है? कोई भी बॉडी जो पोजेस करती है अपने अंदर और उससे जो है यूज करके कोई वर्क डन कर सकती है, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ये तो डेफिनेटली आप जानते हैं, ठीक है। वॉट आवर भी होती है, आपने पढ़ा होगा वर्क वाले चैप्टर में, वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर, ये दो यूनिट जो है वो बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसको आप बनाते हो। तो आप बना के देख सकते हो एनर्जी। अब पहली बात तो F इज इक्वल्स टू m, a वाला फॉर्मूला आपको मालूम है, m इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फोर्स की यूनिट है, ये तो डेफिनेटली श्योर है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एनर्जी की यूनिट नहीं है, वो किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो डी जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है, वो फोर्स के लिए यूज होता है ना कि एनर्जी के लिए। तो न्यूटन मीटर हमारा सही हो गया, क्योंकि न्यूटन होता है फोर्स का, इंटू मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का। एफ एस किसका फॉर्मूला है? वर्क डन, W इज इक्वल्स टू FS cos थीटा, लगाते हो आप लोग, ठीक है, ये हो गया। तो उसके नेक्स्ट में आते हैं टू प्लैनेट्स जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, रेडियाई दी हुई है, R1 इज इक्वल्स टू R, R2 इज इक्वल्स टू 4R। रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड्स का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। अगर टाइम पीरियड्स का रेशियो निकालना है तो कैपलर्स लॉ याद होने चाहिए। 3 लॉज थे कैपलर के। पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स,
ठीक है, दूसरा था लॉ ऑफ एरियाज, और तीसरा था आपका लॉ ऑफ टाइम पीरियड वाला जो था। ठीक है, टाइम पीरियड में क्या होता है, इसमें होता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, करेक्ट। T1 by T2 whole square is equals to R1 by R2 whole cube. Okay, so you have been given कि R की वैल्यू मतलब R1 के लिए R है, R2 के लिए 4R है। ठीक है, यानी कि इधर कितना है R और नीचे वाले के लिए कितना है 4R, ये सब का क्यूब इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर। इट गिव्स यू R क्यूब अपॉन ये कितना हो जाता है 64R क्यूब, ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन 64। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलता है T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 64। ठीक है, इसको आप रूट कर सकते हो, तो T1 बाय T2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 बाय 64, तो क्या बन गया 1 बाय 8। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है आपका 1 बाय 8, दिस इज योर ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। आपको कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा, अगर आपने पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस करके देखोगे तभी होगा सॉल्व। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने पूरा कंटेंट कंज्यूम कर लिया बट प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच में, क्योंकि पढ़ा उसने भी वही है और उसने भी वही है। डिफरेंस क्या है कि उसको एप्लीकेशन पता है कि कैसे यूज होंगे फॉर्मूलेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर के बारे में आपसे पूछा है नाउ, अब जरूरी है कि लाइट ईयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर एक यूनिट होती है। ठीक है, जिससे आप लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हो। लार्ज डिस्टेंसेस कहां पर, सन से प्लैनेट का डिस्टेंस हो गया, हमारी अर्थ से किसी दूसरे स्टार का डिस्टेंस हो गया, तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर को यूज किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो बोल रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए नहीं होता लाइट ईयर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में देखो, तीनों में अलग अलग बातें बोली है। तो इट इज वेरी क्लियर कि तीन स्टेटमेंट अगर अलग अलग बातें बोल रही हैं तो तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तीनों में से कोई एक ही होगी जो सच बात बोल रही होगी। तो इसमें से आपको सिर्फ एक बात ढूंढनी है जो सच्ची है। और ऑप्शन में देखो, जिस बच्चे को नहीं भी आता वो भी कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ओनली लिखा है, मतलब यहाँ पे दो स्टेटमेंट को ठीक बोला है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट को ठीक, यहाँ पे तीनों को ठीक बोला है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है तो वो एक ही चीज करेक्ट होगा उसमें से, तीनों में से, जो कि डी ऑप्शन कह रहा है 1 ओनली, और 1 बिल्कुल सही भी है। वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक बात है। कह रहे हैं वेरी लार्ज टाइम इंटरवल को नहीं, टाइम इंटरवल को हम लाइट ईयर में मेजर नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको पता है फोर्सेस दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, जो दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी लगती है, जैसे आपकी फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, ठीक है, और मस्कुलर फोर्स हो गई। तो जब मैं इस पेन को उठाना चाहूंगी तभी ये उठेगा। ठीक है, इतना दूर रखे, अगर मेरे हाथ के बीच में और पेन के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है इस समय, ठीक है, लेकिन पेन के बीच में और इस सरफेस के बीच में जरूर फोर्स है। वो फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ कहाँ एक्ट करती है और किसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट। मैग्नेटिज्म जो चैप्टर पढ़ाया है तब आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट से बहुत दूर है तभी वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है या फिर उसको रिपेल कर सकती है। तो जरूरी नहीं कि दो मैग्नेट्स या फिर एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल जो है उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, दूर से भी ये चीजें फोर्स अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज 100% ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती कि कोई टेम्परेचर या ऐसा कुछ या प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा ये स्टेटमेंट बिल्कुल यूनिवर्सल रहेगी, ट्रूथ रहेगा। आगे आपको एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, इसको याद रख सकते हो आप। पारसेक जो होती है इट इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉमी में लार्जेस्ट यूनिट है जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है वो है पारसेक। तो इसको आप एडिशनली याद कर सकते हो। डिफाइंड इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 पारसेक में क्या होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर्स होते हैं। तो काफी ज्यादा है, 10⁻16 आपको पता है, तो इसको याद रख लेना। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, AU आपको पता ही होगा। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस नापने के लिए या दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस नापने के लिए, उसकी वैल्यू ये होती है। तो सबसे बड़ी पारसेक यूनिट है, ये याद रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है कि AU सबसे बड़ा है या फिर पारसेक बड़ा है। ठीक है, तो AU इज द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस। आगे अगर बढ़ते हैं हीट और थर्मोडायनामिक्स से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं अब तक, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स में, उसको देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डू हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ना कि स्पीड ऑफ लाइट से जो ट्रैवल करता है, आप एक नॉर्मल एक दिमाग से सोचो कि 3 आपको फिनोमेना अगर दिए हैं, ठीक है, थर्मल, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में सोचो।
तीनों में जहां मूवमेंट इजी होगी वहां पर मूवमेंट फास्टर भी होगी ऑब्वियसली। जहां पर मूवमेंट पार्टिकल्स आसानी से कर सकते हैं वहां पर वो जल्दी जल्दी भी मूव करेंगे, तो सॉलिड्स में ट्रैवल फास्ट करेंगे, लिक्विड्स में या फिर गैसेस में। सिंपल बात है, क्योंकि गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, वो बहुत खुले खुले हैं, तो कोलिजन्स होने के भी चांसेस कम है और वो इधर उधर भाग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पेस है। तो रेडिएशन वाला फिनोमिना जो होता है वो होता है गैसेस के लिए, कन्वेक्शन वाला जो फिनोमिना होता है वो होता है लिक्विड्स के लिए, और जो कंडक्शन होता है वो होता है सॉलिड्स के लिए। तो तीनों में से जो रेडिएशन है उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आपको पता भी होगा ये फैक्ट भी कि थर्मल रेडिएशन के थ्रू ही जो सूरज की किरणें हैं वो धरती को गर्म कर सकती हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी सूरज निकलते ही कुछ देर में गर्मी फील होने लगती है, रीजन क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन रेज जो है उसकी सनराइज जो है उसकी वजह से हमें हीट फील होने लगती है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो क्योंकि फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं पार्टिकल्स इसलिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर जो है एक जगह पर इतना 113 है फ़ारेनहाइट स्केल में, यानी कि फ़ारेनहाइट में 113 है, ओके। द केल्विन स्केल रीडिंग कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला होता है जिसको आप एम्पेरिकल फॉर्मूला भी बोल सकते हो टेम्परेचर के लिए, जो क्या होता है F-32/9 इज इक्वल्स टू K-273/5। आई होप यू रिमेंबर दिस। X इज इक्वल्स टू C/5 भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखने आपको कन्वर्जन के लिए। इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दो और फिर चेक कर लो कि क्या वैल्यू आ रही है। F में आपकी वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है 113 - 32/9 इज इक्वल्स टू केल्विन में आपको निकालना है बाय 273/5, ठीक है। अब नाउ दिस इज योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। जस्ट डू द कैलकुलेशन पार्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 5 को आप यहाँ पर ऊपर ले आओगे, ठीक है, और माइनस वाले वैल्यू को इधर प्लस में ले आओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, अब आपको पता होना चाहिए EM स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि लाइट रेज आती है, ठीक है, और वो क्या करती हैं अलग अलग उसका एक आप बोल सकते हो स्पेक्ट्रम यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस, काफी अलग अलग उनका एरिया होता है, बैंड विड्थ होती है, जैसे कि एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, विजिबल लाइट हो गया, ठीक है। तो जो सनरेज से आने वाली हीट है वो सॉरी जो सनरेज में आने वाला EM वेव है वो कौन कौन सा होता है, दैट इज योर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। उसके अलावा क्या होता है विजिबल लाइट, उसके अलावा होता है यूवी। ये तीन जो रेज हैं ये हमें सन से मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन होती है, एक होती है इंफ्रारेड जो कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेज होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है विजिबल लाइट जो विबग्योर वाला सेक्शन है वो पूरा। उसके बाद होता है यूवी रेज, बट यूवी रेज अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करता जल्दी से क्योंकि ओजोन लेयर, ठीक है। अब ओजोन लेयर उसको जितनी यूवी रेज आ रही है उसका मोर देन जो उसका इनकमिंग पार्ट है उससे तो काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो ओजोन लेयर वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ओजोन की वजह से हम यूवी को काउंट नहीं करते। हम इनमें से क्या आएगा फिर, एक तो लाइट ओनली तो होगा नहीं, ठीक है। तो लाइट एंड लॉन्ग वेवलेंथ, लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ, तो बोथ नहीं है लॉन्ग और शॉर्ट, लाइट है और शॉर्ट वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेज है, ठीक है। तो इसको नोट बना के याद रखेंगे कि लाइट, शॉर्ट वेवलेंथ, इंफ्रारेड प्लस यूवी। और जो यूवी है वो क्या होती है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज 0, ओके। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वर्क डन जो है वो 0 है, ओके, इफ W इज इक्वल्स टू 0, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, ओके। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। व्हाट इज Q? जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो आपने एनर्जी प्रोवाइड करी वो कन्वर्ट हो जाती है किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में, प्लस उस एनर्जी को लेकर वो क्या करता है वर्क डन करता है, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू U प्लस W, ये सिंपल आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ओके। जो W होता है ये कैसे निकलता है, W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल V। अब वर्क डन अगर 0 चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर तो हम 0 नहीं कर सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर कुछ नहीं, कोई प्रेशर हम नहीं लगाएंगे तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है, तो 0 तो ये नहीं हो सकता। लेकिन वॉल्यूम को हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क डन कैन बी 0 इफ वॉल्यूम जो है उसका चेंज 0 हो जाए, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम डेल्टा V को क्या करो 0 पुट कर दो, तो अगर मान लो हमने वॉल्यूम को 0 कर दिया तो वर्क डन 0 हो गया। तो वर्क डन 0 होने की वजह से क्या मिल जाएगी इक्वेशन,
डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन 0, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी क्यू और यू बराबर हो जाएगा। तो इसमें से ऐसी स्टेटमेंट कौन सी है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही बात है कि जो हीट एनर्जी का चेंज है वो बराबर होगा इंटरनल एनर्जी के चेंज के, ठीक है। और ये सब हुआ कैसे वो आपको समझ में आया होगा इसके थ्रू। बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी 100% ट्रू है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं और उनका फीचर क्या होता है। ईएम वेव्स क्या होती हैं? ये वो वेव्स होती हैं जो बनी है ड्यू टू द वाइब्रेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेशंस के कारण बनी है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। और वो वेव्स कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स क्यों होती हैं? आपको पता है दो तरह की वेव हो सकती है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स होती है जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। दो पार्टिकल, दो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो ट्रांसवर्स। अगर वो सीधा चल रही है वेव के साथ तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस केस में ये वेव्स कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको कोई मैटर की जरूरत नहीं होती प्रोपगेट करने के लिए, यानी कि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। फाइन, आगे क्या है? इनमें कोई चार्ज नहीं होता। ये वेव्स जो हैं ईएम वेव्स न्यूट्रल होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। इनमें एनर्जी भी होती है और इनके पास मोमेंटम भी होता है, ठीक है। और वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं, ठीक है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईएम वेव्स। अगर अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि वो इलास्टिक वेव्स हैं तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई इलास्टिसिटी उनमें देखने को नहीं मिलती। आगे बढ़ेंगे। मूव इन वैक्यूम, यस दे कैन मूव इन वैक्यूम। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जी हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलती है। 3 लाख जैसा कोई नंबर नहीं है यहाँ पर। तो 2 और 3 वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि सी ऑप्शन 2 and 3 इज द करेक्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल परसिस्ट बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस। अब आपको पता है एको, ठीक है। एको होता है जिसमें एक ही साउंड जो है वो बहुत देर तक रहती है। एको की तरह ही एक और फिनोमेना होता है जो क्या होता है? रिवर्बेशन, ठीक है। तो रिवर्बेशन में भी जो साउंड है वो परसिस्ट करती है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है एनवायरमेंट में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। इनमें से कौन है जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट नहीं है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको पता है जनरल कौन सबसे बड़ी यूनिट जो या बेसिक यूनिट आप बोलो वो हर्ट्ज है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड यानी कि इनवर्स, यानी कि सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, डेसिबल्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो डेसिबल्स इनकरेक्ट है। डेसिबल्स किसकी यूनिट है? डेसिबल यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, ठीक है। बीट्स इज अ फेनोमेना दैट अकर्स व्हेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द 2 हार्मोनिक वेव्स। अब हार्मोनिक मोशन जब आप पढ़ते हो तो आप बीट्स के बारे में जानते हैं कि बीट्स क्या होती हैं? जब भी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली सेम होती है, एग्जैक्ट सेम नहीं, नियरली सेम होती है तो वो प्रोड्यूस करती हैं बीट्स, ठीक है। तो नियरली सेम होनी चाहिए फ्रीक्वेंसीज, फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। और बीट्स जो होती हैं उसमें वेरिएबल इंटेंसिटी की साउंड हमें सुनाई देती है। तो बीट्स वाला जो म्यूजिक होगा वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज या वेरिएबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपको देखने को मिलती है। आगे आप बढ़ोगे, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए? जब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा क्या होती है? एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है। चाहे आप वो स्प्रिंग की केस ले लो, ठीक है। ये जो मास मतलब कोई मास होगा इसको वापस लाने में कौन सी फोर्स हेल्प करती है? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसी तरीके से पेंडुलम में भी होती है वो फोर्स। अगर पेंडुलम इधर है और देर बाद वो इधर जाएगा तो उसको इधर वापस लाएगा कौन? रिस्टोरिंग फोर्स वापस लाएगी। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ? F इज इक्वल्स टू माइनस kx। पता होगा आपको कि जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वो वापस उसको नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में लाता है, इसलिए नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो नेगेटिव हियर इट ओनली इंप्लाइज द साइन ऑफ डायरेक्शन या इट ओनली इंप्लाइज द डायरेक्शन कि किस तरफ आ रहा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें देखो फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो जी बिल्कुल सही बात है। फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इन द सेम डायरेक्शन। ओके, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, सेम डायरेक्शन में नहीं होता।
डायरेक्शन की वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट सही होगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आई होप कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड टाइम। ये सेशन आपको कैसे लगा ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं।